नमस्कार, राधे राधे, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एसएससी एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रियंका आ चुकी हूँ आपके लिए एसएससी का स्टैटिक जीके का स्टैटिक स्ट्राइक लेकर, क्योंकि हम स्टैटिक में कहीं से भी किसी भी पॉइंट में चूकेंगे नहीं, इसलिए मैंने हमारी सीरीज का नाम रखा है स्टैटिक स्ट्राइक। देख सकते हैं आप। और आप लोगों को स्टैटिक स्ट्राइक में क्या होगा कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पूछने की। हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आपके लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको PYQ करवाऊँगी। पर मेरी सीरीज़ में ख़ास बात क्या है, जो मैं आपकी क्लास आज कंडक्ट हो रही है आपकी, इसमें ख़ास बात क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है सारी चीज़ें बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, फिर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग स्किल इंप्रूव होगी। इससे आपको पता चलेगा कि आप लर्न कितने अच्छे से कर पा रहे हो चीज़ों को, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, कि आपने तुरंत पढ़ा और तुरंत आंसर कर पा रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको आज मेरी क्लास अटेंड करने के बाद पता चलेगी। तो मेरे साथ क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक बात और, देखो हम सभी जानते हैं स्टैटिक में आपका क्या है, आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने PYQ की शुरुआत भी की है आर्ट एंड कल्चर से। और आर्ट एंड कल्चर में मैंने प्रायोरिटी किसको दिया है, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही आपके यहीं से बनते हैं। तो आप सभी तैयार हैं स्टैटिक स्ट्राइक के लिए? चलिए अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए अपनी कलम को नोटबुक पर नचाने के लिए, क्योंकि मैं आपको डांस करवाऊंगी आज। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनना। कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? ध्यान से सुनना। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म मेनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? अब क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दे रखा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो क्वेश्चन कब कब पूछा गया, SSC CGL CHSL 2022, 2022, CHSL 2023 और SSC MTS 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि आपको कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है ये इतनी बार पूछ लिया गया है, तो बच्चे PYQ की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के आएगा कि कथक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पर कथक के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, और एग्जाम में वही चीज़ें आती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है, चीज़ों को, थ्योरी को समझना है और अपने आप को शार्प बनाना है, ताकि आपके लिए SSC क्रैक करना हो जाए आसान। आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप ही को करना है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है कथक जो है उसमें और क्या क्या खास बातें पूछी जा सकती है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें, स्पष्टीकरण की बात करें, तो कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्लियर है? कथक आपका उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक इज अ मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए ये तो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आप में से ज्यादातर बच्चों को याद हो जाता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो भी मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन देती हूँ याद करने का। देखो कथक क्या है, कथक को हम कैसे लिखते हैं, कथक, ठीक है। अब कथक में से अगर आप के हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, कथा बन गया, कथा आपका। अब हम बात करें आज के टाइम की, हम सब कलयुग के प्राणी हैं, कलयुग के जीव हैं, तो कलयुग में किसकी कथाएं सबसे ज्यादा फेमस है? हम सब जानते हैं कलयुग में, मैं भगवान की बात कर रही हूँ, ऐसे कोई फालतू की मूवीज मत ले आना, ठीक है। हम भगवान की बात चल रही है, हम भगवान की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित हैं।
तो हम भगवान की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, कथक जो है आपका वो, उसमें हमने के हटाया तो बना कथा। हम टॉपिक पे वापस आते हैं, हम क्या पूछ रहे थे, हाँ, कि आज के टाइम में किसकी कथाएं सबसे ज्यादा फेमस है, माइथो की बात चल रही है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा फेमस कथाएं हैं किसकी, श्री कृष्ण जी, कुछ याद आया, और किसकी कथाएं फेमस हैं, वह राधा रानी। क्लियर है? आज की डेट में श्री कृष्ण जी और राधा रानी की लीलाएं बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई भागवत कथाएं सुनता है। आज की डेट में बहुत ज्यादा वैष्णव, जो वैष्णव है, वैष्णव समुदाय वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा वैष्णव लोग बढ़ गए हैं। वैष्णव का मतलब वो होता है जो भी लोग विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं उनको बोलते हैं वैष्णवाइट। इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, वैष्णवाइट। वैष्णवाइट हिंदी में इसको बोलते हैं हम वैष्णव। जो भी लोग विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं या उनके रूपों की भक्ति करते हैं उनको बोलते हैं हम वैष्णवाइट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लासिकल डांस में शैवाइट और वैष्णवाइट पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि आपका जैसे कोई भी एक क्लासिकल डांस आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्लासिकल डांस आपका वैष्णवाइट है या शैवाइट है। तो आप लोग याद रखना, अगर मैं किसी डांस में आपको बताना भूल जाऊं तो आप कमेंट करके मुझे याद दिलाना, मैम आपने हमें नहीं बताया कि ये क्लासिकल डांस वैष्णवाइट है या शैवाइट है। क्लियर है? चलिए अब हम वापस आते हैं। आज के टाइम पर कथाएं किसकी फेमस है, श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की। अब राधा रानी और श्री कृष्ण जी किस प्रदेश से थे, वो थे ब्रजभूमि से। ब्रजभूमि कहां पर है आपका, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। तो आपका कथक जो नृत्य है, वापस के लगा देते हैं, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है आपकी, उत्तर प्रदेश से। अब आपको याद रहेगा कथक कहां से ओरिजिनेट हुआ है या कहां से इसका उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, ये सारे वर्ड आपको यूज किए जाएंगे। आप बता सकते हैं कि कहां से इसका ओरिजिनेशन है या कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ कोई डाउट है आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका सेम, जो मैंने अभी आपको इतने डिटेल में अच्छे से समझाया है। कथक शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ है कहानी सुनाना। क्लियर है? द वर्ड कथक इज डिराइव्ड बाय कथा विच मीन्स स्टोरी टेलिंग। यानी कि आपके कथक में क्या चलता है, जब नृत्य करता है कोई भी नृत्यक या डांसर, जब नृत्य करता है तो वो कहानी सुना रहा होता है। कौन सी कहानी? मैंने अभी बताया कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी से इंस्पायर्ड है, तो वो उन्हीं की कहानियां सुना रहे होते हैं डांस के माध्यम से। उन्हीं के जो भी एक्शंस होते थे, रिएक्शंस होते थे, उन्हीं चीजों को वो कथक के माध्यम से दिखाते हैं। क्लियर है? उनकी लीलाएं चलती है कथक नृत्य में, इसलिए ये कथक जो है वैष्णवाइट है। कथक नृत्य वैष्णवाइट है, यानी कि वैष्णव परंपराओं से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कथक में तेज पदचापों का परिचय, चक्कर और भाव अभिनय का विशेष महत्व होता है। फुटवर्क्स, स्पिन्स एंड एक्सप्रेसिव एक्टिंग होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन कथक। मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट्स मैं आपको करवा रही हूँ इससे जुड़े क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू में मैं आपको आज ही करवाऊंगी, तो इन पॉइंट्स को याद रखना। आगे मैं क्वेश्चन आपको दूंगी तो आपको आंसर करना होगा, इसलिए ध्यान से सुनो और लिखो, जरूर लिखोगे तभी आपको याद होगा। देखो आपको इस ऑप्शन में क्या बताया गया है, इस वाले पॉइंट में आपको बोला गया है फुटवर्क्स, यानी कि अगर हम कथक की बात करें तो उसमें पैरों की जो पैर जो होते हैं ना, उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। आगे मैं ड्राइंग में भी दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी पिक्चर्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, आपके फुट स्टेप्स बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं, बहुत ज्यादा पैरों, जैसे मान लो ये पैर है तो इनकी थिरक बहुत ज्यादा होगी, समझे? बहुत ज्यादा फास्ट मूव्स होते हैं कथक में। दूसरी चीज, आपको कोई भी नृत्य होगा तो उसमें आपका भाव, अभिनय, फीलिंग्स, इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फीलिंग्स के, बिना इमोशंस के, बिना एक्टिंग के आपका कोई भी नृत्य अधूरा है।
तो इसलिए ये चीजें तो आपको सभी नृत्य में मिलेगी। क्लियर है? पर इसमें एक और खास बात क्या है, इसमें एक और खास बात ये है कि इसमें चक्कर, यानी कि चक्कर क्या होते हैं, मान लो ये डांसर है, तो ये मतलब ये डांसर है, ये आपका बहुत ज्यादा फास्ट घूमता है, ऐसे ऐसे सर्कल नहीं, वो प्रॉपर यूं आपने देखा होगा वो घूमते हैं, पूरे चक्कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पिन्स। इसके लिए आपका स्पिन्स वर्ड भी यूज होता है। स्पिन्स है, हाँ ऑलरेडी है, तो स्पिन्स वर्ड यूज होता है आपका। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, आपका चक्कर और स्पिन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें आपके फास्ट स्पिन्स होते हैं या फुटवर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है आपका? कथक। और किससे जुड़ा है? विष्णु भगवान जी की भक्ति आराधना से। और विष्णु भगवान जी कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से, मतलब राधा कृष्ण जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसकी ओरिजिनेशन स्टेट कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इसके 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। इट हैज 3 मेजर घरानास, लखनऊ घराना और आपका बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। क्लियर है? अब आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट होना चाहिए कि मैम ये एग्जैक्टली घराना क्या होता है। नहीं है तो लाया करो ऐसे डाउट, क्योंकि जब आप ऐसे डाउट लाओगे ना तब मुझे लगेगा कि आप ध्यान से मुझे सुन रहे हो, वरना मुझे लगेगा मैं अकेले ही आई बोल के चली गई, आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। मुझे भी इंटरेस्ट तभी आएगा पढ़ाने में जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे पढ़ने में। तो घराना के ऊपर आपका क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं घराना क्या है, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी वर्ड की मीनिंग समझते हो तो वो चीज आपको याद हो जाती है ना। तो अगर हम घराने की बात करें तो ऐसी कोई भी स्टेट या ऐसा कोई भी कल्चर जहाँ पे गुरु शिष्य, किसी भी काम में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं। जैसे मैं हूँ गुरु, आप हैं शिष्य। अब आप क्या कर रहे हैं, मुझसे स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब आपने मुझसे जो चीजें पढ़ी, आगे जाकर के आपके स्टूडेंट बने, आपने उनसे वो चीजें, उनको भी वो चीजें सिखाई जो आपने मुझसे सीखी थी। फिर आपके स्टूडेंट के भी स्टूडेंट बने, उन्होंने वो चीजें जो आपसे सीखी थी अपने स्टूडेंट्स को सिखाई। यानी कि अब हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने एक घराने की स्थापना कर दी है, स्टैटिक स्ट्राइक की। आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पर मुझसे सीख रहे हो, आप आगे मेरी दी हुई नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हो। ये जो आप स्प्रेड कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कल्चर डेवलप्ड होना शुरू हो चुका है ना, कि गुरु शिष्य की जोड़ी आगे 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 बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी आगे आगे बढ़ती है ना, एक ही जगह पे बार बार गुरु शिष्य चलते चले जाते हैं और वो आगे ग्रोथ करते चले जाते हैं, उसकी मान्यता बढ़ती जाती है। जैसे स्टैटिक स्ट्राइक, आपका स्टैटिक जीके की मान्यता बढ़ने लग रही है। तो इसमें क्या होता है, एक घराने का नाम दे दिया जाता है उसको, कि प्रियंका मैम थी, वो जयपुर में स्टैटिक जीके पढ़ाती थी, तो स्टैटिक जीके का एक घराना है, वो है जयपुर। क्यों? क्योंकि प्रियंका मैम से बच्चे पढ़े, बच्चों ने आगे अपने बच्चे पढ़ाए, मतलब अपने बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट्स पढ़ाए, फिर उन स्टूडेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो इस तरह से गुरु शिष्य की जोड़ी यहाँ पर चलती चली जा रही है। क्लियर है? तो ऐसे में एक घराना स्टेब्लिश हो जाता है। इसी तरह से आपका लखनऊ और जयपुर और बनारस का घराना स्टेब्लिश हुआ है। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। पर आपको मुझसे पूछना होगा, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई है। मैं नेक्स्ट टाइम से उस चीज का और ज्यादा ध्यान रखूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है? चलिए अब आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट या फिर आप स्क्रीन पॉज करके नोट्स बनाओ, पर लिखना जरूर। लिखोगे नहीं तो वो बात हो जाएगी कि आपके फोन में तो है पर दिमाग में नहीं है, लिखोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इससे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे देती हूँ वन वर्ड में, क्योंकि आप मुझसे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन तो आप करेंगे, पर एग्जाम टाइम पे ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ये जो आपके रिवीजन पॉइंट्स हैं ना, जिनको मैं कीवर्ड्स भी बोल सकती हूँ, आपको कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ, ये कीवर्ड्स आपको याद करने हैं।
उनको बस देखना है, आपको सारी चीजें, सारी स्टोरी याद हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, कथक की कहानी हम जान चुके हैं। कथक उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है। कथा श्री कृष्ण जी, राधा जी, अभी सुनाया था मैंने आपको, याद हो गया होगा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कथक की, तो आपको ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कथक में कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है कथक नृत्य की प्रस्तुति के लिए। तो कथक नृत्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका तबला और पखावज। ये होता है आपका तबला, और पखावज आपका थोड़ा सा ढोल की स्टाइल में ही होता है, आप देख सकते हो पिक्चर, ये आपका पखावज है। क्लियर है? और इसके फेमस घरानास कौन से हैं? लखनऊ, जयपुर, बनारस। यहाँ पर एक और चीज है जो की पॉइंट्स में मिसिंग है, मैं वो आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। देखो, कोई भी नृत्य, कोई भी क्लासिकल डांस आपका दो स्टाइल में होता है, ठीक है। शैली, दो नृत्य शैली होती है, जिसमें से एक होता है आपका लास्य, एक होता है आपका तांडवा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ कथक नृत्य को तांडव स्टाइल में करते हैं या लास्य स्टाइल में करते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया ये लास्य है, ये तांडव है, पर ये एग्जैक्टली क्या है, तांडव और लास्य, ये आपको पता होगा तभी तो आपको याद होगी ना चीजें। चलिए हम जानते हैं लास्य को। लास्य का मतलब होता है वो मूव्स जिसमें फेमिनन, मतलब फेमिनन मूव्स आप बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इतराना, थोड़ा सा शर्माना, ठीक है, जो कुछ होती है ना टिपिकल गर्ल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मीली टाइप होती है या आंखें मटका के डांस करती है। फेमिनन मूव्स आप इजीली समझ सकते हो कि जिनमें थोड़ा सा औरतों की तरह नाजुकता हो, थिरक हो, आंखों में शर्म हो और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इतने इतने सॉफ्ट जेस्चर जो होते हैं वो सिर्फ औरतों में ही होते हैं। तो ये जो सॉफ्ट जेस्चर होता है और फेमिनन मूव्स होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लास्य स्टाइल। अब ये फेमिनिन मूव्स कहाँ से इंस्पायर्ड है, प्लीज आप लोग इसका कोई गलत मीनिंग मत निकालिए। फेमिनिन मूव्स का मतलब होता है जैसे माता गौरी, इंस्पायर्ड ये वहीं से है, लास्य स्टाइल। ये लास्य स्टाइल दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है माता गौरी को, हमारी जो देवी है माता गौरी को रिप्रेजेंट करता है ये लास्य स्टाइल। मैं इसका कलर बदल देती हूँ आपके लिए ज्यादा इजी होगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। माता गौरी किसको रिप्रेजेंट करती है? लास्य मूव्स को, लास्य स्टाइल को, शैली को, माता गौरी। वही तांडव स्टाइल इंस्पायर्ड है शिवजी से। क्लियर है? अब तांडव से तो आप ऐसे ही समझ सकते हो एनर्जेटिक डांस जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसमें सॉफ्ट मूव्स चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कोमल भाव चाहिए। मुझे एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड मिल गया, मैं भूल गई थी। इसमें हमें कोमल भाव चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें फेमिनिन मूव्स जो होते हैं इसमें हमें कोमल भाव चाहिए। और ये जो शिव तांडव है जो शिवजी से इंस्पायर्ड है, इसमें हमें चाहिए एनर्जेटिक डांस। यानी कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव्स होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इस नृत्य को करने के लिए। अब मैंने आपको इतनी कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसको किस नृत्य शैली में किया जाता है, तांडव स्टाइल में या लास्य स्टाइल में। तो कथक इकलौता ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लास्य मूव्स ना के बराबर हैं, इसमें लास्य मूव्स बहुत कम है। मतलब क्या होता है, जिसकी वेटेज ज्यादा है हम उसी को प्रायोरिटी देते हैं।
हर आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सब में ये दोनों मूव्स होते हैं, बस किसी में लास्य स्टाइल ज्यादा होता है, किसी में तांडव स्टाइल ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें कथक की तो इसमें तांडव स्टाइल ज्यादा होता है, इसमें तांडव ज्यादा होता है। देखो ये है ना, ये पैर, यहाँ पे इनके पैरों के मूव्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूव्स होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट बीट्स पे ये डांस करते हैं, पैर बहुत ज्यादा थिरकते हैं और ये घूमते हैं, बहुत ज्यादा चक्कर लेने पड़ते हैं इनको। तो ये चीजें जो है कथक में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आपको मैंने तांडव स्टाइल, लास्य स्टाइल, वैष्णवाइट, शैवाइट बता दिया है। अब आपको हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर याद है। कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? फटाफट से आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। तो जिन भी बच्चों ने आंसर किया है उत्तर प्रदेश, उन बच्चों का आंसर करेक्ट है। आप अपने को शाबाशी दे सकते हो, मेरी तरफ से आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। क्लियर है? चलिए, अब आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, आई होप आप लोगों के कोई डाउट रहे नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी नृत्य शैली से। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शंस हैं आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तैयार हैं आप लोग आंसर करने के लिए? चलिए हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कथक भरतनाट्यम की, कथक तो हमारा हो चुका है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की सबसे प्राचीन, याद रखना, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये प्राचीन वर्ड याद रखना क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा। प्राचीन की जगह आपको वर्ड दे सकते हैं वो पौराणिक। क्लियर है? आपको पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि पौराणिक है, तो वो कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। अब इंग्लिश में भी इसको समझो, भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। ओल्डेस्ट बोला है ना, ओल्डेस्ट की जगह आपको एक और वर्ड दिया जा सकता है, वो है एंशियंट। और भी बहुत से वर्ड दिए जा सकते हैं पर मोस्टली आपके ये दो वर्ड एग्जाम में यूज होते हैं। जब कोई भी चीज पौराणिक काल से चली आती है, एंशियंट टाइम से चली आती है, तब ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा पुराने काल से चला आ रहा है। अब देखो, हम किसी भी चीज के लिए जब बोलते हैं ना कि पुराने समय से चला आ रहा है, तो हम एविडेंस मांगते हैं, क्योंकि हम किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को हम खारिज कर देंगे जब तक उसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो हमारे पास एविडेंस क्या है जिससे हम बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम जो है आपका पौराणिक काल से चला आ रहा नृत्य है? तो उसका एविडेंस मिलता है हमको नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलता है इसका एविडेंस मेरे प्यारे बच्चों? नाट्य शास्त्र में। क्लियर है? नाट्य शास्त्र से हमें पता चलता है कि भरतनाट्यम बहुत ही पौराणिक काल से चला आ रहा नृत्य है। अब ये नाट्य शास्त्र क्या है? तो नाट्य शास्त्र संगीत पर और नृत्य पर लिखा हुआ एक व्यापक ग्रंथ है, एक बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है, इंडियन टेक्स्ट बुक है, जिसमें कि आपका वर्णन है किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य और म्यूजिक, संगीत के बारे में। और आपको यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि। इंग्लिश में भी लिखो भरत मुनि, लिख देते हैं। चलिए,
ये देखो मैंने नाट्य शास्त्र से जुड़ी सारी चीजें ब्लू पेन से लिखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ब्लू पेन वाली चीज अलग है। क्लियर है? अब नाट्य शास्त्र को हम एक और चीज बोलते हैं, भरतनाट्यम और नाट्य शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए नाट्य शास्त्र के बारे में मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ। नाट्य शास्त्र के बारे में एक और चीज पूछी जाती है, वो कौन सा ग्रंथ है जिसे सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है? हिंदी में तो क्वेश्चन ऐसे होगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा, विच इंडियन टेक्स्ट बुक और इंडियन लिटरेचर नोन एज मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस? तो वो कौन सा टेक्स्ट बुक है? यह है नाट्य शास्त्र, मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस, सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी। क्लियर है? सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है किसको? नाट्य शास्त्र को। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट? चलिए अब हम वापस आ जाते हैं आपके भरतनाट्यम पर कि भरतनाट्यम कहाँ। अच्छा हाँ, एक और चीज, छोटी सी चीज मैं बस बता देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। नाट्य शास्त्र में कैसे पता चलता है कि ये एंशिएंट टेक्स्ट बुक है? तो जिन भी स्कॉलर्स ने इसको स्टडी किया है, स्कॉलर्स मतलब विद्वान, जिन भी विद्वानों ने इसको स्टडी किया है उनका मानना है नाट्य शास्त्र आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच लिखा गया है। वहीं कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसे 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच लिखा गया है। मतलब 200 BCE टू 200 AD और 500 BCE टू 500 AD। ये मैं लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपका फिक्स्ड नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं है कि इसको कब लिखा गया है। और जिस चीज़ की कॉन्फर्मेशन नहीं होती है इसका मतलब वो स्टैटिक का पार्ट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में सारी चीज़ें स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, पर मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया लगे कि नाट्य शास्त्र कितना पुराना ग्रंथ है। क्लियर है? चलिए अब हम नाट्य शास्त्र से आगे वापस बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र में वर्णन मिलता है भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम की हम बात करें तो भरतनाट्यम के बारे में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? इसका उद्गम या उद्भव, आपको उद्भव और उद्गम दोनों वर्ड पूछा जाएगा, मंदिरों में हुआ। क्लियर है? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टेम्पल डांस ट्रेडिशन। अब यहाँ पर एक और चीज, मंदिरों में इसको पौराणिक काल में इसका उद्गम हुआ है। पौराणिक काल में इसको केवल और केवल मंदिरों में करते थे। मंदिरों में इसको कौन करता था, ये क्वेश्चन है। तो मंदिरों में इसको करती थी देवदासी। ठीक है, मंदिरों में इसको देवदासी परफॉर्म करती थी। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, देवदासी कौन थी? तो देवदासी आपका देवदास वाली देवदासी या कोई और देवदासी नहीं चल रही है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल देवदासी थी, यानी कि भगवान से जुड़ी हुई थी, भक्तिमय देवदासी थी, जो कि बहुत ही कम उम्र में, जब वो चाइल्डहुड में होते थे ना, उसी टाइम पर वो क्या करते थे, भगवान को अपना सब कुछ मान लेते थे और भगवान को अपना मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी सब कुछ वो भगवान को मानते थे। मंदिरों में रहते थे, मंदिर में जो प्रसाद मिला वही खाते थे, बहुत ही सात्विक जीवन जीते थे वो। क्लियर है? और वो जो देवदासियां थी इस नृत्य को परफॉर्म करती थी कहाँ? मंदिरों में। कोई डाउट? अब यहाँ से एक और छोटा सा क्वेश्चन, अंतिम जीवित देवदासी कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक अंतिम देवदासी है जीवित, जिसका नाम है आर मुथु कन्नमल। आर मुथु कन्नमल। अब यहाँ से फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, वरना मुझे बुरा लग जाएगा।
आप लोग मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने अंतिम क्यों बोला। अच्छा मैं लिख भी देती हूँ, लास्ट, लास्ट अंतिम जीवित देवदासी थी। इनको अंतिम क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1910 में, सन 1910 में सभी शास्त्रीय नृत्यों को क्या कर दिया गया था, बैन। सभी शास्त्रीय नृत्यों पर लगा दिया गया था आपका प्रतिबंध। तो जब इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया तो अब जाहिर सी बात है उसके बाद कोई देवदासी बनी नहीं। तो अंत में जो देवदासी बनी थी, जो लास्ट देवदासी बनी थी, वो थी आर मुथु कन्नमल। क्लियर है? आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आपको बता दिया है, ये आप लोग नाम लिखना, बस ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रख मत लेना, इसको याद करना है, लिखना है। क्लियर है? चलिए अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। ये वाला नहीं, अभी एक और बीच में पॉइंट रह गया है। इसमें लिखा है पहले इसे सादिर कहा जाता था, इट वॉज फॉर्मली नोन एज सादिर। इसे सिर्फ सादिर ही नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, एक आपका वर्ड है तमिलनाडु में, ये जो भरतनाट्यम है इसके अलग अलग नामों के पीछे लगता है, वो है आपका यट्टम, और कई जगह पे अट्टम भी लगता है। यट्टम और अट्टम। क्लियर है? मैं आपको ये भी पॉइंट समझा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। सादिर अट्टम की अगर हम बात करें तो इसे पहले तो बुलाते हैं सादिर अट्टम या यट्टम। याद रखना, अट्टम या यट्टम दोनों में से कोई सा भी वर्ड दे दे आपको, दोनों का मतलब एक ही है, यट्टम या अट्टम। क्लियर है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? भरतनाट्यम के ओल्डेस्ट नेम। याद रखना, ओल्डेस्ट नेम, पौराणिक या पुराना नाम किसका चल रहा है? भरतनाट्यम का। ठीक है? तो पहला मैंने आपको बताया सादिर अट्टम, इसके बाद आता है आपका पारा थैया यट्टम या अट्टम। ठीक है, आप लगा लीजिएगा। चलो मैं लिख ही देती हूँ, कभी आप लोग बाद में भूल जाओ फिर कहो मैम आपने तो हमें अट्टम यट्टम बताया ही नहीं था। ठीक है, सादिर यट्टम हो गया, पाराथैया यट्टम हो गया, एक और बचता है थेवरा यट्टम। थेवरा यट्टम, हाँ जी, हम इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं पारा थैया क्लियर है? सादिर तो आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, पर ये सादिर नहीं होगा, सिर्फ सादिर यट्टम या अट्टम। कोई डाउट है? ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना अच्छे से बोर्ड पे? आ रहा है नजर। चलिए, सादिर यट्टम, पाराथैया यट्टम और थेवरा अट्टम, ये हैं इनके ओल्डेस्ट नेम। किसके? भरतनाट्यम के। याद रखना, भरतनाट्यम के ओल्डेस्ट या पुराने नाम हैं सादिर यट्टम, पाराथैया यट्टम और थेवरा यट्टम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक छोटी सी कहानी और बता देती हूँ, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। देखो, भरतनाट्यम के ये 3 नाम थे। अब कुछ महान लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम जी, हम तो इतने 3 नामों को लोगों को याद नहीं करने देंगे, हमें इन पे थोड़ी मेहरबानी करने हैं, 3 नाम कम हैं, एक नाम और करवा देते हैं। 3 नहीं, सॉरी 4 नाम, मैंने एक नाम इसमें शायद मैंने लिखना भूल गई। हाँ,
देवदासी अट्टम, इसको देवदासी अट्टम भी बोलते हैं। देव दासी अट्टम, क्लियर है? इसे हम देवदासी अट्टम भी कहते हैं। तो 3 महान लोग आए, मैं उनके नाम भी आपको लिखवाई देती हूँ क्योंकि वो 3 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वो 3 नाम कौन से हैं? ध्यान से देखो और लिखो। पहला है आपका ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर। फिर है आपका रुक्मणी देवी अरुंडले, ये एक ही नाम है, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं। ये नाम तो खास हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना जरूरी है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा नाम है ना। रुक्मणी देवी देवी अरुंडले। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडले। अच्छा, मैंने 2 ही लिखे हैं, तीसरा नाम भी लिख लो। तीसरा नाम है आपका टी बाला सरस्वती। क्लियर है? ये 3 नाम हैं आपके, रुक्मणी देवी अरुंडले, ए कृष्ण अय्यर और टी बाला सरस्वती। इन 3 नामों ने मिलकर रेवोल्यूशन किया। जब 1910 में शास्त्रीय नृत्यों को बैन कर दिया गया, तब इन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं सुधरेंगे। हम वैसे भी इंडियंस हैं, हमारे अंदर ये पावर है, हमारे अंदर ये खूबी है कि हम निराशा में भी आशा की लौ ढूंढ लेते हैं। ये हमारी खासियत है, तभी तो हम भारतीय हैं। तो इन लोगों ने, इन 3 लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा, आप हमारे शास्त्रीय नृत्यों को बैन करोगे, टेम्पल डांसिंग बैन करोगे, देवदासी नृत्य बैन करोगे। इन्होंने कहा हम मंदिर के बाहर ही मंच लगा देंगे, और इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया मंदिरों के बाहर। अब पहले क्या था, इसको सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स परफॉर्म कर रही थी, अब आज की डेट में इसको फीमेल और मेल दोनों परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ इन्होंने कहा ये 3 नाम जो हैं थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे लोगों के लिए याद रखने, सादिर, थेवरा और पाराथैया और देवदासी अट्टम। तो इन्होंने कहा हम इसका नाम बदल के क्या रख देते हैं, भरतनाट्यम। यहां से रेवोल्यूशन हुआ आपके इस नाम का। क्लियर है? यहां कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये नाम मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिखना और इसको याद करना, क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए, अब इसके एसएससी रिवीजन पॉइंट्स। भरतनाट्यम तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है, इसका ओल्ड नेम सादिर, थेवरा और पाराथैया यट्टम। क्लियर है? चलिए, हिंदी में आप लिख लेंगे, मैंने आपको पीछे लिखवाया तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। अब इसमें आपका कॉस्ट्यूम जो होता है, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें फैन शेप्ड कॉस्ट्यूम होती है। तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है आपका फैन शेप्ड कॉस्ट्यूम वाला, पंखे के आकार की पोशाक कौन से शास्त्रीय नृत्य में होती है, तो वो है आपका भरतनाट्यम। क्लियर है? आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि किस तरह से ये पंखे के आकार की कॉस्ट्यूम पहने हुए ये सुंदर सी महिला। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फैन शेप्ड कॉस्ट्यूम या पंखे के आकार की कॉस्ट्यूम पहनी जाती है।
चलिए यहाँ पर एक और चीज, मैंने आपको कहा था कि आपको डांस में पूछा जाता है कि ये कौन से भगवान को डिवोटी किया जाता है, ये किस, इनके जो हैं गुरु कौन है जिसको ये समर्पित किया जाता है नृत्य। तो एक तो इसके जो डिवोटी हैं जिसको ये नृत्य समर्पित किया जाता है वो है शिव जी, और बटुकेश्वर महादेव जी भी बोलते हैं। बटुकेश्वर महादेव जी के रूप में ये समर्पित किया जाता है ये नृत्य, किसको? बटुकेश्वर महादेव जी को, और महादेव जी की आराधना की जाती है इस नृत्य के माध्यम से। क्लियर है? और इसकी एक और खास बात है, वो क्या है कि शास्त्रीय नृत्यों में इकलौता भरतनाट्यम है जो कि शिव जी को समर्पित किया गया है। और इसके अलावा इसमें एक और खास बात क्या है, वो ये है कि भरतनाट्यम लास्य स्टाइल में किया जाता है। लास्य स्टाइल यानी कि लास्य मुद्रा शैली में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। लास्य मुद्रा शैली में यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अब भरतनाट्यम में मैंने बताया था कि इसके एविडेंस आपको नाट्य शास्त्र से मिलते हैं। यहाँ पर एक और चीज जानने की बात है, नाट्य शास्त्र को तो बोला जाता है मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस, यानी कि सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी। पर नाट्य शास्त्र अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए और नाट्य शास्त्र ऑप्शन में ना दे, तो दूसरा ऑप्शन आपको किसको ढूंढना है, वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को आपको ढूंढना है ऑप्शन में कि ये ऑप्शन में कहाँ है। तो भरतनाट्यम इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस, यानी कि भरतनाट्यम को भी सभी शास्त्रीय नृत्य की जननी कहा गया है। क्लियर है? भरतनाट्यम भी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा गया है। मैंने देखो आपको ये जो दो क्लासिकल डांस अभी कथक और भरतनाट्यम समझाया है, इसको ध्यान से नोट्स बनाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सिर्फ इसी से नहीं, बाकी के जितने भी शास्त्रीय नृत्य पढ़ाऊंगी वहाँ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैं सब बताऊंगी आपको, पर आपको वो नोट करने हैं। आपने सब नोट कर लिया है? आप देख सकते हैं अच्छे से, बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था? तो अब आप जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चों ने जो अभी तक सारी थ्योरी पढ़ी है उसमें से बच्चों को कितना समझ आया और उन्हें कितना याद है। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने तमिलनाडु या ऑप्शन बी क्लिक किया है वो अपने आप को शाबाशी दे सकता है या खुद के लिए क्लैप कर सकता है, क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट चूज किया है आंसर। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको निराश नहीं होना है, उनको थोड़ा सा और कंसंट्रेशन की जरूरत है। धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे, पर थोड़ा ध्यान इधर ज्यादा रखना है। बीच में जो फोन पे बीप्स में नोटिफिकेशन आती है ना, उनको कम ध्यान देना है, तब आप अच्छे से इनको आगे आप भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अब देखो बच्चे, ये कब कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2022 और एमटीएस 2023। देख रहे हो आप एसएससी में कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यानी कि इसमें से और भी चीजें आगे पूछी जाएंगी, है ना? चलिए पहले एक बार हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और ओडिशा। अब आंसर तो आप ही को करना है, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगी नहीं, पर हाँ मैं आपको कथकली के बारे में जरूर बताऊंगी कि कथकली क्या है, फिर आप आंसर कीजिएगा। अगर हम बात करें कथकली की, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, कथकली केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली इज अ
renowned classical dance form from केरल। क्लियर है? अब आपको स्टेट तो पता चल गया है, अब हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें एंड में ये भी तो देखना है ना आप कितने शार्प हो, आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, आप बादाम खाते हो या नहीं खाते हो, सारी चीजें पता चलेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इसमें रंग बिरंगा मेकअप और भव्य वेशभूषा इसकी प्रमुख पहचान है। इट्स डिफाइनिंग फीचर्स आर elaborate colorful makeup and magnificent costumes। ये बेटा इस पॉइंट को याद रखो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कलरफुल मेकअप और हेवी कॉस्ट्यूम यूज होती है। याद रखना, elaborate colorful makeup and magnificent costume, भव्य वेशभूषा और मेकअप, इसकी रंग बिरंगा मेकअप इसकी खास पहचान है, किसकी? कथकली की। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच क्लासिकल डांस हैविंग अ इलेबोरेट मेकअप और हैवी कॉस्ट्यूम, सिग्निफिकेंट इलेबोरेट मेकअप और हैवी कॉस्ट्यूम, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वो है आपका कथकली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, कथकली में संवाद नहीं बोले जाते, कहानी हस्तमुद्रा और भाव अभिनय से प्रस्तुत की जाती है। तो कथकली क्या, किसी भी डांस में आपके शब्द बोले नहीं जाते हैं, कुछ भी बोला नहीं जाता है, वो भाव मुद्रा और हाव भाव से और आपके जो एक्शंस होते हैं, हैंड मूव्स होते हैं या जो भी फेस के जेस्चर होते हैं, जो भी फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव जो होते हैं आपके फेस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे चेहरे के भाव, जो भी आपके चेहरे के भाव होते हैं उन्हीं से इस नृत्य में सारी कथा या जो भी स्टोरी वो सुना रहे होते हैं उसको दर्शाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मूव्स के थ्रू, कोई शब्द बोले नहीं जाते हैं। और याद रखना आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें क्या है, आपके माइथो चलती है, माइथो स्टोरी चलती है, यानी कि जो भी आपकी पौराणिक कथाएं होती है, जैसे भागवत हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गई, तो ये कथाएं चल रही होती है इसमें। क्लियर है? पौराणिक कथाएं जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं उससे जुड़ी कथाओं को ही प्रस्तुत किया जाता है डांस के माध्यम से। अब कथकली में आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसकी कथाएं मुख्यतः रामायण और महाभारत से ली जाती है। इट्स नैरेटिव्स आर primarily drawn from the रामायणा एंड द महाभारत। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने, आपकी माइथो स्टोरीज चलती है, रामायण और महाभारत की कथाएं जो है नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताऊंगी। देखो की रिवीजन पॉइंट जो है आपका, इसमें पहला पॉइंट तो यही हुआ कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर है आपका इट इज फेमस फॉर मेकअप एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आप देख सकते हो इसका मेकअप कितना हेवी है, आप फोटो में देख सकते हैं ध्यान से, कितना ज्यादा हेवी मेकअप कर रखा है, और कॉस्ट्यूम भी देखो कोई हल्की फुल्की नहीं है। हम जैसे आम लोग इसको पहनेंगे ना तो गिर ही जाएंगे, हम नहीं बैलेंस कर सकते इसको। इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं ये जो बचपन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। ठीक है, या जो लंबे टाइम से इन चीज़ों को वियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग इतने हेवी मेकअप को और इतने हेवी कॉस्ट्यूम को पहन सकते हैं। अब ये भी हमें पता ही है इसमें कहानियां किसकी चलती है, रामायण और महाभारत की। पर इसमें एक और खास बात है, वो क्या है वो भी जान लेते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये मेल डोमिनेंट डांस फॉर्म है। यानी कि इसको कौन परफॉर्म करता है? अब तो खैर मंच सबके लिए खुल गए हैं, अब औरतें भी परफॉर्म करने लगी है, पर पौराणिक काल में या जो आप कह सकते हो मुख्य रूप से जो इस नृत्य शैली से जुड़े हैं वो है पुरुष प्रधानता वाला नृत्य है। ये पुरुष प्रधानता वाला नृत्य है, यानी कि इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। किसकी बात चल रही है आपकी? कथकली की।
क्लियर है? ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और आपको याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा अगर कि विच क्लासिकल डांस हैव मेकअप एंड फेशियल एक्सप्रेशन, हैवी मेकअप एंड फेशियल एक्सप्रेशन विद हैवी कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम इसमें नहीं लिखा ना की पॉइंट में, वो भी लिख देते हैं हम, विद हैवी, यहां लिखती हूँ विद हैवी कॉस्ट्यूम। हिंदी वाले पीछे से देख करके यहाँ पर की पॉइंट में अपना ऐड कर लेना कि इसमें भारी वेशभूषा भी पहनी जाती है। क्लियर है? चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। कितने बच्चों ने ध्यान से इस क्वेश्चन को सुना है? बताइए जल्दी से, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? फटाफट से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूं। चलिए, जिन भी बच्चों ने केरल के लिए वोट किया है जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग कर लो। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आपकी लर्निंग स्किल प्लस आपका जो लर्निंग माइंड होता है, आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम वर्ड एग्जैक्टली मैं भूल गई। हाँ, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, याद आ गया मुझे। चलिए, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। बढ़ते हैं हम अगले प्यारे से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कब कब पूछा गया है? CGL 2020, CHSL 2022 और GD 2023 में। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। चलिए इसके ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है? चलिए, इसका आंसर आप बाद में करना, पहले इसको समझो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से विकसित हुआ है। यहाँ पर एक और चीज ऐड करो, कुचिपुड़ी गांव में आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, कृष्णा जिला, यहां से ओरिजिनेट हुआ है। कुचिपुड़ी विलेज में आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, जिला के लिए वर्ड यूज करते हैं हम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होता है जिला, ठीक है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से आपका कुचिपुड़ी नृत्य ओरिजिनेट हुआ है। पर आपको कृष्णा और कुचिपुड़ी गांव तो याद हो जाएगा, पर ये कैसे होगा? आंध्र प्रदेश। बच्चे भूल जाते हैं, इतने सारे फोक डांस हैं, क्लासिकल डांस है और आपका आर्ट एंड कल्चर में और भी बहुत कुछ है याद करने को, तो कैसे याद करें? इसे इजी बनाते हैं हम इसको। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है? हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रखना है। क्लियर है? अंधों का प्रदेश कच्ची पूड़ी खाता है। क्लियर है? अंधों का प्रदेश कच्ची पूड़ी खाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी की। कच्ची के नीचे कू लगा दो, बन गया कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, है ना? याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कौन सा नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नृत्य और नाट्य दोनों का समावेश होता है, यानी कि इसमें आपका इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डांस एंड ड्रामा। ये एक नाट्य नृत्य है। आपको मैंने ये बताया है, पर आपको कई बार ऐसे सीधा सीधा इस तरह से वर्ड दिया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नाट्य नृत्य किया जाता है? यानी कि इंग्लिश में हम लिखेंगे डांस विद ड्रामा या डांस एंड ड्रामा। इंग्लिश में तो आपका करेक्ट ही है वर्ड, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें डांस ड्रामा दोनों साथ चलता है? तो वो है आपका
कुचिपुड़ी, इसमें नाटक भी किया जाता है साथ साथ, और मतलब होता है ना कि कुछ स्लो मूव्स आए जहाँ पर आपने कुछ एक्ट कर दिया, कोई ऐसे सीन करके दिखा दिया, आपको रोना आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ये चीज़ें भी दिखाएंगे और साथ में बीट्स पे डांस भी चलता रहता है। ये कुछ इस तरह का नृत्य होता है कुचिपुड़ी। तो ये इकलौता ऐसा नृत्य है जिसमें नाट्य नृत्य चलता है, तो ये याद रखना है आपको। क्लियर है? चलिए, इसकी एक और खास बात, कलाकार कभी कभी पीतल की थाली पर नृत्य भी करते हैं, पीतल की थाली पर भी नृत्य करते हैं, जो इसकी विशेष पहचान है। परफॉर्मर्स समटाइम्स डांस ऑन ब्रास प्लेट विच इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। क्लियर है कि कलाकार कई बार क्या करता है, पीतल की थाली रखी, ये देखो फोटो आ गया आपका, पीतल की थाली है पैर के नीचे, देख सकते हैं आप, पीतल की थाली रख रखी है, सर पे भी पीतल का ब्रास का पॉट रख रखा है, और फिर ये नृत्य प्रस्तुति चल रही है। अब आप देख सकते हो कि कितना खतरनाक डांस करते हैं। इनके लिए भी हैट्स ऑफ कि ये हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं और जो हमारी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको इन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। तो ये बहुत ही मुश्किल डांस है, पर बड़े आराम से ये कलाकार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर आपको भी याद रखना है कि इस तरह की जो पीतल की थाली पर डांस करने वाला नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य केवल और केवल कुचिपुड़ी है। क्लियर है? यहाँ से आपके दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, दूसरा पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? फटाफट आंसर कीजिए। ए बी सी डी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाँ जी, स्क्रीन पर ही आपके सामने। चलिए, जिन भी बच्चों ने आंध्र प्रदेश मार्क किया है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा मार्क किया है, बहुत ध्यान से सुना है कि अंधों का प्रदेश कुचिपुड़ी खाता है। आपके लिए एक क्लैपिंग तो बनता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ओडिसी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अब आप देख लो कि कहाँ कहाँ पूछा है। CHSL 2021, CGL 2022 और MTS 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्लियर है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इतने भी तो नालायक नहीं होगे, थोड़ा तो पढ़ रहे हो, तैयारी करो तो इतने तो स्मार्ट होगे कि आप ओडिसी नृत्य का राज्य बिना ही एक्सप्लेनेशन जाने बता सकते हैं। आप लोग अभी कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में आपको बताऊंगी आप में से कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। चलिए, ओडिसी नृत्य की बात करें तो ओडिसी ओडिशा का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिसी इज एन एंशिएंट क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम ओडिशा। अब आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से अगर आपने सुना होगा कि प्राचीन वर्ड इससे पहले किस शास्त्रीय नृत्य के लिए यूज हुआ था? भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम के बाद आपके ओडिसी के लिए ये प्राचीन वर्ड यूज हुआ है, यानी कि भरतनाट्यम के अलावा एक ओडिसी भी है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। एग्जैक्टली हम एविडेंस पे चलेंगे पहले की तरह। मैंने बताया था कि भरतनाट्यम के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? नाट्य शास्त्र से। पर ओडिसी नृत्य के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमको वहां की गुफाओं से, केव, वहां की गुफाओं से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है? तो वो केव कौन से हैं वो भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके। रानी गुम्फा, रत्नागिरी, अल्तागिरी, और ललितगिरी। क्लियर है? रानी गुम्फा, रत्नागिरी, अल्तागिरी और ललितगिरी,
अच्छा, आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम हिंदी में लिखना भूल जाते हो। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं सच में भूल जाती हूँ हिंदी में लिखना। अभी लिख देते हैं हिंदी में भी, क्योंकि आपको तो हिंदी हिंदी वालों को तो हिंदी में ही याद होना चाहिए ना। रानी गुम्फा, रत्न गिरी, रतन गिर गई, ठीक है। और अल्त गिरी, और अगला है आपका ललित गिरी। क्लियर है? तो ये गुफाएं हैं जहां से हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है इन गुफाओं से? देखो, पहले के टाइम पर लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। अर्ली ह्यूमंस की बात चल रही है ये, जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की बात चल रही है। तो उस टाइम पर क्या था, लोगों के पास ना मोबाइल फोन नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि वो बोर हो रहे हैं, चलो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं आपकी तरह, या हम यूट्यूब पर कोई वीडियो स्क्रॉल कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपने फ्री टाइम पे क्या करते थे, उठाया स्टोन, रॉक शेल्टर उनके जो भी होते थे, या जहाँ भी केव में वो रुकते थे, गुफाओं में रुकते थे, वहां पर अपने दिनचर्या का जो भी कार्य करते थे उससे जुड़ी पेंटिंग बना लेते थे। तो वो जो पेंटिंग्स हैं आपकी, जो इन्होंने चित्रकलाएं बनाई हैं गुफाओं में, वो चित्रकलाओं में ओडिसी नृत्य की मुद्राएं देखने को मिलती है। कभी आप उड़ीसा जाएंगे तो इन गुफाओं में विजिट करना, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो उन चित्रकलाओं से पता चलता है कि ओडिसी नृत्य आपका आज का नहीं है, बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। ये एक पौराणिक नृत्य है। क्लियर है? यहाँ कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसका विकास जगन्नाथ मंदिर की महरी परंपराओं से हुआ। अब हम बात करें ओडिसी नृत्य की, तो ओडिसी नृत्य में क्या हुआ आपका, पुराने टाइम पर इसको महरी परफॉर्म करते थे। अब ये महरी कौन होते थे, इंग्लिश में भी पहले पढ़ लेते हैं एक बार। इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द महरी ट्रेडिशन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। अब ये महरी होते कौन थे, तो इनको क्या करते थे, किसी भी शुभ कार्य के लिए, उड़ीसा में किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए या किसी भी रिचुअल के लिए इनको लकी माना जाता था, इनको शुभ माना जाता था, और इनसे वो रिचुअल्स परफॉर्म करवाए जाते थे। तो ये भगवान के ही दूत टाइप माने जाते थे। अब ये महरी होते कौन थे, महरी होते थे यंग बॉयज, जो बचपन में ही, जैसे देवदासी होती थी ना, वैसे ही महरी होते थे, बचपन में ही अपना तन मन धन जीवन किसको समर्पित कर देते थे, जगन्नाथ जी को। क्लियर है? और जगन्नाथ जी को समर्पित करने के बाद ये क्या करते थे, उन्हीं के लिए नृत्य करते थे। इनका नृत्य भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था, ये याद रखना। एंटरटेनमेंट के लिए ये नृत्य कभी भी नहीं करते थे। ये नृत्य करते थे किसके लिए, भगवान के लिए। क्योंकि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, भगवान के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते थे। तो शास्त्रीय नृत्य में ये क्या करते थे, जो परफॉर्म करते थे, बचपन से ही ये क्या करते थे, खुद को लड़कियों की तरह तैयार होते थे। मतलब जैसे एक लड़की तैयार होती है नृत्य के लिए, वैसे ही तैयार होते थे, और फिर ये शास्त्रीय नृत्य ओडिसी परफॉर्म करते थे जगन्नाथ मंदिर में। क्लियर है? बचपन से ही ये मंदिर में रहते थे, मंदिर में ही अपना जीवन बिताते थे। इनके माँ बाप भाई बहन सब मंदिर के जगन्नाथ जी ही होते थे। क्लियर है? चलिए, आपको महरी के अलावा एक और वर्ड पूछा जाता है, महरी से ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है। महरी इज ऑल्सो नोन एज गोतीपुआ। महरी और गोतीपुआ, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर, मतलब एक दूसरे के जैसे ही हैं, दोनों एक ही हैं एक तरह से। पर इन दोनों में खासियत क्या है, डिफरेंशिएट अगर हम करें, तो महरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये शुभ कार्य के लिए माने जाते थे, बचपन से ही मंदिरों में रहते थे और जो भी कार्य करते थे सब मैंने आपको बता दिया।
पर गोती पुआ की खास बात क्या है? गोती पुआ भी क्या करते थे, बचपन से ही मंदिर में रहते थे। पर हम सभी जानते हैं पुराने काल में, पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे कभी मुगलों ने हमला कर दिया, कभी ये गोरे अंग्रेज आए थे, इन्होंने हमला कर दिया, कोई ना कोई हमारे मंदिरों पे अटैक करता रहता था। किसी भी तरह से हमारी परंपरा को, हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट करने में लगे रहते थे लोग, है ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ, अब क्या होता था, स्पेशली उस टाइम पर देवदासियों को और महरियों को उठाकर ले जाते थे। जितने भी वहाँ के राजा होते थे या जो भी लोग होते थे, अपने सैनिक भेज करके उनको ले जाते थे। और आप जानते ही हैं फिर क्या दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, क्या क्या गलत कार्य किए जाते हैं। तो मंदिर के जो पंडा पुजारी थे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या था? गोती पुआ। अब ये गोती पुआ क्या करते थे, लोगों के आगे तो महरी की तरह ही डांस परफॉर्म करते थे, महरी के जैसे ही डांस करते थे। पर ये एक्चुअल में क्या होते थे, असल में ये क्या होते थे, असल में ये होते थे हिडन आर्मी। हिडन आर्मी होते थे। इनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी, शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, इनको लड़ने की, मंदिर को प्रोटेक्ट करने की, महरियों को सुरक्षा देने की, इन सब की जिम्मेदारी दी जाती थी। हमारे मंदिरों को भी बहुत तोड़ा फोड़ा जाता था। जगन्नाथ जी मंदिर को एक बार नहीं कई बार नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस तरह से मंदिरों के साथ छेड़छाड़ होती थी, वहां पर रहने वाली स्त्री पुरुष सभी के साथ दुर्व्यवहार होता था, स्पेशली महिलाएं और बच्चियां, और छोटे बच्चों को भी वो उठाकर ले जाते थे गुंडागर्दी सिखाने के लिए। तो ये चीजें होती थी, तो इसलिए गोती पुआ बनाए गए। गोती पुआ हिडन आर्मी के तरह, हम बोल सकते हैं हिंदी में गुप्त सैनिक, गुप्त सैनिक के जैसे ये कार्य करते थे। पब्लिक के आगे तो ये ऐसे ही अपने आप को दिखाते थे कि ये भी महरी है, ये भी डांस परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी जगन्नाथ जी की भक्ति कर रहे हैं। पर इनका भक्ति का स्टाइल थोड़ा दूसरा था। मुसीबत पड़ने पर ये खड़े हो जाते थे, हिडन आर्मी के जैसे हिडन आर्मी थे, और ये मुश्किल समय में खड़े हो जाते थे अपने मंदिर की, हमारे देवताओं की जो प्रतिमा है उसकी, और जो महरी या वहाँ के जो लोग होते थे उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, अभी आपको गोतीपुआ और महरी को लेकर कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है इसके बारे में। ओडिसी इज द ओनली क्लासिकल डांस जिसमें डांसर्स अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट। इसमें आंखों का कलर बदल देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ मैम ने ये पॉइंट कुछ और बताया है ना। इसमें आंखों का संपर्क स्थापित नहीं करते थे, करते हैं। कौन आंखों का संपर्क स्थापित नहीं करता है? डांसर्स। जो भी ओडिसी डांसर होते हैं ना, वो आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, ओडिसी डांसर्स। चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। डांसर्स अवॉइड आई कांटेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस। इनका जो डांस होता है ये पूर्ण रूप से किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए। क्लियर है? और ओडिसी नृत्य के बारे में क्या पॉइंट्स हैं? ओडिसी को भारत की सबसे प्राचीन जीवित शास्त्रीय नृत्य शैली में गिना जाता है, वो हम पहले ही जान चुके हैं, प्राचीन नृत्य शैली है। ठीक है, ओडिसी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल डांस फॉर्म। यहाँ पर आपको कोई डाउट है, कुछ और है, आप पूछना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको ओडिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके आपको नोट्स एज इट इज़ पीडीएफ, मैंने जो आपको ये अमेंडमेंट की है, एक्स्ट्रा लाइंस, ये सब आपको मिल जाएगा। एसएससी एक्सपर्ट का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको डाउनलोड कर, टेलीग्राम डाउनलोड करके एसएससी एक्सपर्ट का टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लास के बाद ये नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ताकि आप जो है कोई पॉइंट अगर मिस कर देते हो लिखना तो आप वहां से चेक करके अपने वो पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके की पॉइंट्स की तरफ। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस पोज इसका त्रिभंग, ये आ गया एक और इम्पॉर्टेंट। और मंदिर परंपरा में इसको महरी और गोतीपुआ मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर है? मैंने आपको ये त्रिभंग इसलिए रोका क्योंकि मैं ये आपको समझाऊंगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, अब यहां पर एक वर्ड हुआ त्रिभंग। अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये होता है शैली, हम बोल सकते हैं नृत्य शैली या नृत्य मुद्रा, पोस्चर। अब हम बात करें ओडिसी नृत्य की, तो इसमें दो पोस्चर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। पहला है आपका त्रिभंग, जिसका आपको इसमें की पॉइंट्स में मिल जाएगा। दूसरा इसमें लिखा नहीं है पर मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, त्रिभंग। दूसरा है आपका चौक, चौक। ये एक तरह से आपकी क्या होती है? वेलकम पोजीशन। इसको हम वेलकम पोजीशन भी कहते हैं, या आप बोल सकते हो इसको स्वागत मुद्रा। ठीक है, अब ये त्रिभंग और चौक है क्या, ये भी समझ लेते हैं हम। त्रिभंग और चौक की हम बात करें तो देखो, मैं ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगी और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप मेरे को बीट नहीं कर सकते हो ड्राइंग में, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ। त्रिभंग के लिए ये लड़की है सुंदर सी, ठीक है, बड़ी ही सुंदर लड़की है, ये नृत्य कर रही है। ठीक है, इसके पोस्चर आपको दिखाऊंगी। याद रखना, इसमें जो पैरों की पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो 3 हो गया ना, 1 2 3 आ गया ना। कुछ इस तरह की पोजीशन होती है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम त्रिभंग पोजीशन। यानी कि इसमें होता क्या है, जब भी क्या होता है, कोई भी फीमेल डोमिनेंट जब आती है, कोई भी ऐसी आधिकारिक महिला आती है जो उच्च लेवल पे हो, आज की डेट में इसको अब सिर्फ मंदिरों में तो नहीं किया जा रहा ना, और भी जगह पे किया जाता है। तो जब भी कोई उच्च लेवल की कोई भी फीमेल डोमिनेंट आती है, कोई भी उच्च पदाधिकारी वाली महिला आती है, महिला, तो उसके स्वागत में ये पोजीशन बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम त्रिभंग। अब महिलाओं का स्वागत हो रहा है तो पुरुषों का भी स्वागत होगा ही, क्योंकि हम थोड़े ना ऐसे पेट्रियार्की सिस्टम वाले, हम तो महिला और पुरुष दोनों को एक समान इज्जत देते हैं। हम विमेंस हैं ही इतनी खास, है ना। जो भी पुरुष देख रहे हैं वो बुरा मत मानो, सच्चाई है ये सोसाइटी की कि ये चलता है पेट्रियार्की सिस्टम। चलिए, पुरुषों का स्वागत या मेल डोमिनेंट का स्वागत करने के लिए कैसी पोजीशन बनाते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। देखो, मेरे को पता है आप मेरे जैसी ड्राइंग नहीं बना पाओगे, पर आप कोशिश कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा तो मेरे को पूरी तरह से तो देखो आप नहीं कर सकते हो मुझे बीट, पर थोड़ा थोड़ा तो मेरे जैसा आप बना ही सकते हो, कोशिश तो कर ही सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पैरों की पोजीशन, 4 डॉट हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए ना, इसे बोलते हैं हम चौक। क्लियर है? यह है आपका त्रिभंग और चौक पोजीशन। यहाँ पर त्रिभंगी के साथ साथ आपके लिए चौक भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो थोड़ा सा त्रिभंगी स्टाइल ये बना रखा है ना इन्होंने, इसी को हम त्रिभंग बोलते हैं। अब आपको कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, और मेरी ड्राइंग, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी लगी होगी। आज की क्लास का बेस्ट पार्ट है ये ड्राइंग। चलिए, अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओडिसी क्लासिकल नृत्य कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? आप चाहो तो O P A B
ऐसे करके भी मेरे को आंसर कर सकते हैं, या फिर ABCD, जैसे भी आपको ठीक लगे, मैं पहचान जाऊंगी बच्चों ने क्या किया है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ओडिशा किया है तालियां आपके लिए। और जो बच्चे ओडिशी नृत्य में ओडिशा को मार्क नहीं कर रहे हैं उनका तो मैं क्या ही कहूँ। जब आप इतनी इजी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप क्लास में? थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है आपको यहाँ ध्यान देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय को बर्बाद किए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? विच इज़ द मेन फीचर ऑफ कथक डांस? SSC CPO 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये एक ही बार पूछा हुआ है, आगे रिपीट होने के चांस हैं। तो मैंने आपको बताया था मुखौटे का प्रयोग, ऑब्वियसली हम कथक में मुखौटे का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य? ऐसा भी नहीं है, इसको पुरुष और महिला कोई भी कर सकता है ना। नेक्स्ट है आपका केवल सामूहिक नृत्य है? नहीं, ग्रुप डांस नहीं है, ना ही इसको कोई मेन परफॉर्म करता है, ना ही इसमें मास्क यूज होता है। पर इसमें क्या होता है? पदचालन और चक्कर, रैपिड फुटवर्क और स्पिन्स। आ गया ना क्वेश्चन? मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, मैंने कहा था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पता है आप में से आधे बच्चे भूल गए होंगे कि मैम आपने क्या बताया था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा याद दिला देती हूँ। कथक इकलौता ऐसा नृत्य है जो कि किस स्टाइल में किया जाता है? तांडव। इसमें तांडव चलता है, ठीक है, तांडवा स्टाइल में किया जाता है। और तांडव स्टाइल में क्या होता है? तेज पदचाप का परिचय दिया जाता है और रैपिड फुटवर्क्स के साथ साथ स्पिन्स यानी कि चक्कर भी लिए जाते हैं। फास्ट मूव्स होते हैं, फास्ट चक्कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज सत्रिय डांस एसोसिएटेड विद? तो अगर हम बात करें सत्रिय नृत्य की, तो सत्रिय नृत्य के बारे में जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? सत्रिय। तो सन 2000 से पहले सत्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य का भाग नहीं था। इसे शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का हिस्सा कब बनाया गया है? ईयर 2000 में। क्लियर है? सन 2000 में इसे दर्जा दिया गया है शास्त्रीय नृत्य का। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले 1995 में कितने क्लासिकल डांस थे या 1999 में कितने शास्त्रीय नृत्य थे, तो आपको 7 लिखने हैं क्योंकि अब तो 8 हैं। ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, पर मैं अभी बता रही हूँ अगर आपको 2000 से पहले का ईयर कभी भी दे देंगे तो आपको कितना मार्क करना है? 7। और अगर कोई ईयर मेंशन नहीं करते तो आप बिंदास होकर के 8 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको सन 2000 में सत्रिय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद सत्रिय नृत्य के बारे में एक और खास बात, देखो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको मणिपुर, असम, मेघालय और नागालैंड। अब हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर से आपका मणिपुरी नृत्य ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है? मणिपुरी आपका क्लासिकल डांस है जो कि आपका मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करें मेघालय और नागालैंड की, तो यहाँ से आपके एक भी शास्त्रीय नृत्य नहीं पाए जाते हैं। पर असम की बात करें तो असम इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ से सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और असम की एक और खास बात है, असम में क्या है आपका जो सत्रिय नृत्य ओरिजिनेट हुआ है उसका एग्जैक्ट ओरिजिनेशन जानो, वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगी। देखो असम में है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर आपका असम है, याद रखना। मणिपुर को मैंने आपको लिख तो दिया है पर ये मणिपुर आंसर इस तरह मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका करेक्ट आंसर है आपका असम। अब असम में आपकी एक नदी बहती है, वो है ब्रह्मपुत्र, जो कि हमारी एंशिएंट रिवर है और पूजनीय नदी है। अब इस नदी के अंदर एक आइलैंड है,
जिसे हम हिंदी में कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप में जो आइलैंड मैंने आपको बताया, इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है मांजुली। क्लियर है? मांजुली रिवर आइलैंड या मंजुली नदी द्वीप, इस रिवर आइलैंड से ही सत्रिय नृत्य ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है? इसी रिवर आइलैंड से आपका सत्रिय ओरिजिनेट हुआ है, सत्रिय नृत्य। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रिवर आइलैंड है, मांजुली रिवर आइलैंड, इसकी खास बात क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। सत्रिय नृत्य के बारे में ये खास बातें हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां से हमारा सत्रिय नृत्य, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? मांजुली रिवर आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर है? चलिए, अब इसका आंसर भी हो गया, इससे जुड़ी बातें भी मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मणिपुरी डांस? मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि मणिपुरी नृत्य ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? आपका मणिपुर से। इसको तो अलग से याद रखने के लिए किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। पूरी में से ई की मात्रा हटा दो, बन गया आपका मणिपुर। मणिपुर से कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है? मणिपुरी की। पर यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा गया कि किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि ये किस तरह की चीज से जुड़ा है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? रामायण से जुड़ा है, कृष्ण राधा की भक्ति से जुड़ा है, कृष्ण राधा रासलीला और शिव तांडव से जुड़ा है, यह महाभारत के युद्ध से जुड़ा है। अब इसको कैसे समझते हैं? ये देखो, आपको नजर आ रहा है, एक लेडी बनी है कृष्ण जी, बाकी सारे क्या हैं? राधा रानी और गोपियां। आपको ये राधा रानी अलग नजर आ रही है और गोपियां दिख रही है, यानी कि ये किस चीज से डेडिकेटेड है? कृष्ण जी और राधा रानी की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये नृत्य किसको समर्पित है? कृष्ण जी को और राधा रानी को ही समर्पित भी है। क्लियर है? ये राधा रानी जी को और कृष्ण जी को समर्पित है। ठीक है। यानी कि ये वैष्णवाइट वाला डांस फॉर्म है और इसमें रास लीला चल रही है, तो इसमें लास्य भाव ज्यादा होंगे। इसमें आपका तांडव स्टाइल भी है, पर इसमें लास्य भाव का वेटेज ज्यादा है। ठीक है। लास्य स्टाइल ज्यादा है, इसके अंदर लास्य मुद्रा शैली ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त है? हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं किया है, नहीं किया है ना? तो आपको देखो, आप में से आधे बच्चों को लग रहा होगा 7, आधों को लग रहा होगा 8, आधों को लग रहा होगा 9, तो 6 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो 6 को तो पहले ही साइड कर देते हैं। अब आप में से जितने भी बच्चों को 7, 8, 9 लग रहा है, इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो, हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है
संगीत नाटक अकेडमी। क्लियर है? अब ये जो संगीत नाटक अकेडमी है, ये जो संगीत नाटक अकादमी है, हिंदी में अकेडमी को अकादमी बोलते हैं, बाकी सब सेम ही चलेगा आपका मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी या अकादमी है, ये एक संस्था है जो निर्धारित करती है कि किसे शास्त्रीय नृत्य बनाना है या किसे शास्त्रीय संगीत का दर्जा देना है, किसे कर्नाटका म्यूजिक बनाना है, किसे फोक डांस में रहने देना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। और इसके फाउंडर हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? अब संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं? 8। कितने पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 8। अब ये 8 कौन से हैं? एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। मैं फुल नहीं लिखूंगी, आपको बस वो 1 लेटर में बताऊंगी, आप खुद लिखना और चेक करना। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। क्लियर है? फिर आता है आपका ओडिसी, उसके बाद आएगा आपका कुचिपुड़ी, फिर आता है आपका कथकली, फिर आता है आपका मोहिनीअट्टम, उसके बाद आएगा आपका कथक, फिर आता है आपका मणिपुरी। ठीक है, इनके भी नाम लिख ही देती हूँ, इनको क्यों अछूतों की तरह छोड़ू, जबकि सबसे ज्यादा एंशिएंट नेम तो यही है ना? तो लिख देते हैं हम इनको भी, क्या याद रखेंगे ये भी। भरत नाट्यम, इनके स्टेट भी दोबारा लिखवा दूं एक बार? चलिए फटाफट लिख लेना फिर। ये है आपका तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है, ओडिसी आपका उड़ीसा से हुआ है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र का प्रदेश कच्चीपुड़ी खाता है, और कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक ही राज्य से ओरिजिनेट हुए हैं। ये इसकी खास बात है, केरल से। फिर है आपका कथक, जहाँ से जिसकी कथा फेमस है वो है हमारे श्री कृष्ण जी राधा जी। तो कथक श्री कृष्ण जी राधा जी कहाँ से हैं? यूपी से, तो ये यूपी से ओरिजिनेट हुआ है। मणिपुरी मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ है। अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हो, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्लासिकल डांस लिखवाए हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लिखवाए हैं। अब एक और है, मैंने आपको कहा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8वां वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, जो कि असम से ओरिजिनेट हुआ है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको सन 2000 से पहले की बात करते हैं, मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिया था 1990 या 1999, इस तरह से ईयर मेंशन कर देते हैं, तब आपको कितना चूज करना था? 7। पर इन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया ना। अब जब इन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया, यानी कि आपका 7 नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब आप 7 को भी आंसर में नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं किया है। अब अगर आपको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, मतलब संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं, तब आपको चूज करना है 8। अब यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी का नाम नहीं दिया है, पर आपको कोई ईयर भी नहीं दिया है, और अगर कोई नाम ना दिया जाए तो हम संगीत नाटक अकेडमी इमेजिन कर लेते हैं कि वो संगीत नाटक अकेडमी की ही बात कर रहा है। तो आपका करेक्ट होगा आंसर 8, क्योंकि हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य आज की डेट में पाए जाते हैं। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। क्लियर है? अब आपको एक और चीज, जिन भी बच्चों को डाउट है 9 का, ये 9 गलत आंसर है। अब 9 का डाउट कैसे क्लियर करें? तो आपका एक और संस्था है
उसका भी नाम लिख लीजिए। सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जब तक आपको क्वेश्चन में इसका नाम नहीं दिया जाएगा तब तक आपको 9 आंसर को चूज नहीं करना है। जब इसका नाम दे दिया जाएगा तब आपको क्या चूज करना होगा आंसर में? 9, पर क्योंकि नाम नहीं दिया है इसलिए नंबर 9 आपका यहाँ से हट जाता है। अब हम बात करें सांस्कृतिक मंत्रालय की, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में 8 नहीं बल्कि 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब हम बात करें वो कौन से 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 तो आपके ये सेम चल रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखवाए हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ये भी जान लेते हैं हम। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य है आपका छऊ। ठीक है, अब छऊ की खास बात क्या है? छऊ को मास्क पहनकर किया जाता है, मास्क पहनकर ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हम मुखौटा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। पर अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं छऊ को किस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपका उड़ीसा। आपका वो कौन सा स्टेट है जहां पर इसको बिना मुखौटे के परफॉर्म किया जाता है? तो वो है आपका उड़ीसा। क्लियर है? अब आपको 7, 8, 9 को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ से जो भी नोट करना है आप देख लीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ये आपका CHSL 2022 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है ना। मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। मैंने पीछे अभी बताया आपको कि इकलौता ऐसा राज्य है केरल जहां से एक नहीं बल्कि 2 शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। देखो, तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम ओरिजिनेट हुआ है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी अंधों का प्रदेश, याद है ना, और उड़ीसा से आपको पता ही है ओडिसी की उत्पत्ति हुई है। तो बचा कौन सा राज्य? केरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। अब मोहिनीअट्टम की एक खास बात, मोहिनीअट्टम आप देख सकते हो कितना सुंदर कॉस्ट्यूम है, कितना प्यारा लग रहा है, जेस्चर से लेकर के कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप, कितना सुंदर लुक आ रहा है। ठीक है, पर मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो हमारे कृष्ण जी का एक अवतार हुआ था, कृष्णा अवतार, उसका नाम बता देती हूं मैं आपको, वो है हमारा मोहिनी अवतार। कृष्ण जी का एक अवतार था, नाम से ही आपको पता चल रहा है कृष्ण जी का मोहिनी अवतार। आप सबने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष और अमृत निकला था, तो विष तो महादेव जी ने अपने कंठ में धारण किया, पर अमृत को जो राक्षस थे, वो लोग जो दैत्य थे, जो भी बुरे लोग थे, वो उठा के ले गए थे, राक्षस लोग ले गए अमृत को। अब अमृत को बाकी देवता तो राक्षस से बचा नहीं सकते थे अमृत को, फिर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचते हैं, भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी ने हेल्प करने को हाँ कर दी और उन्होंने क्या किया? मोहिनी अवतार धारण किया और वो अमृत राक्षसों से लेकर के, दैत्यों से लेकर के देवताओं के पास आए। ठीक है, अब ये मोहिनी अवतार, एक तो ये कहानी है, एक कहानी है आपकी, एक तो यहाँ से इंस्पायर्ड है आपका डांस, दूसरी कहानी है आपकी भस्मासुर। आप लोगों ने मेरे ख्याल में 4th या 5th में भी 3rd स्टैंडर्ड में इंग्लिश में एक चैप्टर भी है इससे जुड़ा हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर मैंने अपने बचपन में पढ़ा हुआ है, मुझे ये याद है। तो एक स्टोरी है आपकी कि मोहिनी अवतार उस टाइम पर लिया था भगवान विष्णु ने, कैसे? भस्मासुर को, भस्मासुर ना शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने शिवजी की तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मुझे वरदान दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु, भोले भाले तो है ही हमारे भोले भंडारी। उन्होंने तथास्तु बोला और वो जो भस्मासुर था उसने फायदा उठाया, उसने कहा मैं सबसे पहले ये जो पावर है ना आप ही पे यूज करके देखूंगा कि आपका जो
फल है दिया हुआ वो कितना फलीभूत होता है। वो शिव जी के पीछे पीछे हो लिया और शिव जी आगे आगे। शिव जी अंत में पहुंचे विष्णु भगवान के पास सहायता के लिए। तब विष्णु भगवान जी ने एक बार फिर से मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर को अपने अदाओं में और अपने झांसे में लेकर के उसके साथ नृत्य करने का अभिनय किया और नृत्य करते करते उसका हाथ उसी के सर पे डलवा दिया और भस्मासुर को उसके खुद के हाथों से, खुद के वरदान से भस्म करवा दिया। क्लियर है? तो यहाँ से आपका जो है मोहिनी अवतार ये 2 स्टोरीज से इंस्पायर्ड है और यहीं से आपका मोहिनी अट्टम जो है या मोहिनी यट्टम भी बोलते हैं इसको, मैंने पहले ही बताया था, अट्टम को यट्टम भी दे दिया जाता है। तो यहीं से इंस्पायर्ड है आपका मोहिनी अट्टम या मोहिनी यट्टम। क्लियर है? अब मोहिनी यट्टम में एक और खास बात आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कथकली केरल से ही ओरिजिनेट है, पर कथकली की खास बात क्या थी, वो मेल ओरिएंटेड था। उस नृत्य को कौन परफॉर्म करते थे? ज्यादातर पुरुष। वहीं अगर हम मोहिनी यट्टम की बात करें तो ये फीमेल ओरिएंटेड है। इसको मुख्य रूप से कौन परफॉर्म करती है? महिला। ये मोहिनी यट्टम की खास बात है। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो फीमेल ओरिएंटेड है या कौन सा क्लासिकल डांस है जो केवल पुरुष परफॉर्म करते हैं। वैसे तो आप महिला पुरुष सब कर रहे हैं, पर मुख्य रूप से पौराणिक काल से उसको पुरुष या महिला परफॉर्म करते आए हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका याद होना चाहिए मोहिनी अट्टम किससे जुड़ा है? आपका महिलाओं से जुड़ा है, मोहिनी अवतार से जुड़ा है, यानी कि श्री कृष्ण जी को ही डेडिकेट होता है ये भी डांस। क्लियर है? और कथकली जुड़ा है आपका पुरुषों से। इतनी बार तो बताया, याद रखो मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ तो क्लास हो गई है हमारी समाप्त। कैसा लगा आप सभी को पढ़ के आज क्लास में? स्टैटिक स्ट्राइक करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके नोट्स आपको एसएससी एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो भी हमने आज क्लास में पढ़ा है। और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उसके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक स्ट्राइक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।